नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे कथित मुरथल रेप मामले की, जिस पर सड़क से लेकर कोर्ट तक घमासान मचा हुआ है। तो कथित मुरथल रेप मामले को लेकर एक तरफ दिल्ली के हरियाणा भवन के बाहर आज हमने तमाम सामाजिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखा, तो कोर्ट में भी, हाईकोर्ट में खट्टर सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिस पर प्रतिवादी पक्ष ने जो है वो ये कहा है कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको पहले दिखाते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे विस्तार से चर्चा। सड़क से लेकर कोर्ट तक कथित मुरथल रेप मामले पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के हरियाणा भवन के बाहर कुछ सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मामले में सरकार पर आनाकानी और ढीला रवैया बरतने का आरोप लगाया और जांच कमेटी पर अविश्वास जाहिर किया। हरियाणा के अंदर जिस तरह का माहौल बना है, सरकार जिस पर चुप्पी साधे बैठी है, एक मौन रखकर वो इन सारे लोगों का साथ दे रही है, इसके खिलाफ आज हम एकजुट हुए। हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल जो आरोपी हैं गैंगरेप के, सामूहिक बलात्कार के, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन पर सजा दी, उनको सजा दी जाए कानून के आधार पर। आरक्षण के विषय को लेके पिछले 10 दिनों तक हरियाणा जो है वो जलता रहा, लोगों की जान माल लूटी जाती रही, तो उनको जो है पुनर्वास की जो काम है वो तेजी से किया जाए। दूसरी तरफ मुरथल के अंदर जो नेशनल हाईवे से गुजरने वाली जो यात्री थे, उन महिलाओं की जो है उनके साथ बलात्कार किया गया। हमारी टीम ने वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं वो बिल्कुल मुंह बोल रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उनको कनेक्ट करके और जो अपराधी हैं उनको सामने लाया जाए। दूसरी ओर इस मामले पर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में किसी से भी रेप के मामले से इनकार किया गया। तो वही रिपोर्ट पेश करने के बाद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के वकील उत्सव बेंच ने बताया कि कुछ पुलिस अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों को धमकाने का काम किया जा रहा है। लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। ऑनेस्टी के लिए और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, उनको अमाइकस क्यूरी अपॉइंट कर दिया गया है और अब तो हमें लगता है कि इस केस में सुनिश्चित ही इंसाफ होगा, क्योंकि अनुपम गुप्ता जी पे हमें पूरा विश्वास है कि वो इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। बाकी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट की ये थी कि जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो टैक्स पेयर के पैसों से ना ली जाए, बट कि जो एजिटेट जो जिन्होंने आर्सन किया है, एक्यूज्ड हैं, जिनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, उनकी प्रॉपर्टी से उसको लिया जाए। उधर कोर्ट ने इस मामले पर वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया है। हालांकि इसे लेकर अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब कल देर शाम एक पीड़िता ने मुरथल थाने में गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई और इसकी जानकारी कथित मुरथल रेप मामले पर बनी एसआईटी की प्रमुख डीआईजी राजश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। लोगों ने इसकी गाड़ी पर अटैक किया, मतलब जिसमें ये गाड़ी में थी उस पर अटैक हुआ है। अटैक होने के बाद महिलाओं को बाहर खींच के निकाला गया और इसको और इसकी बेटी को जो है कहीं ले जाया गया। तो मतलब वो अब जांच का विषय है कि कहाँ पे, जब ये हम इन्वेस्टिगेशन किसी को मार्क होगी तो वो जांच करेंगे कि कहाँ पे ले जाया गया, ये स्पॉट विजिट करेंगे। तो इसके साथ गैंगरेप में ऐसा मुकदमा 7 लोगों के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन में। वो अभी जब जांच शुरू होगी तब होगी। उसने बताया कि कपड़े फाड़ दिए, रेप वगैरह कुछ नहीं। वो कहती है कि उसमें मेरा देवर भी शामिल था और जब उसने मुझे पहचाना तो वो फिर हमें नरेला बॉर्डर तक छोड़ के आया, गुंडली बॉर्डर शायद वहाँ तक छोड़ के, तो वो पहचाना। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही छोड़ दो आप इसको।
जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी और डीएसपी ने बातों को रखा, उनसे कई सवाल पुलिस पर और इन्वेस्टिगेशन के लिए बनी एसआईटी पर ही खड़े होने लगे। पुलिस ने बगैर शुरुआती जांच के क्यों तुरंत मामला दर्ज कर इसे जाट आंदोलन से जोड़कर मीडिया के सामने रख दिया? जब डीजीपी ने कहा था कि पीड़ितों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा, तो इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों विस्तार से इसकी जानकारी दी गई? इन सब सवालों से घिरी जांच कमेटी पर एक सवाल ये भी है कि आंदोलन के दौरान जिस हरियाणा पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में रही, आखिर उसी पुलिस के अधिकारियों की जांच कमेटी कैसे निष्पक्ष जांच कर पाएगी? आखिर कैसे मुरथल का सच सामने आ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख हम करते हैं। जाट आंदोलन का असर हैपनिंग हरियाणा समिट पर पड़ा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समिट में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। हरियाणा हैपनिंग शब्द भी इस समिट से हटाया जा सकता है, ये भी खबर सामने आ रही। कई देशों के कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा इस समिट में लेना था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अब इस सम्मेलन का नाम होगा, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जाट आंदोलन का असर हैपनिंग हरियाणा समिट पर भी पड़ा है। समिट में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ये जानकारी। इसी के साथ हरियाणा हैपनिंग हरियाणा जो शब्द है वो भी समिट के आगे से हटाया जा सकता है। कई देशों के कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन अब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस सम्मेलन का नाम हो सकता है, ये सूत्र जानकारी दे रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैपनिंग हरियाणा समिट से जुड़ी हुई जाट आंदोलन का असर इस समिट पर देखने को मिला। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि होने थे वो अब इस सम्मेलन के हिस्से नहीं रहेंगे। कई देशों के कलाकारों को सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो करना था, लेकिन वो अब इस समिट में नहीं होगा। साथ ही साथ हैपनिंग हरियाणा जो शब्द है इस समिट के आगे, उसको भी हटाया जा सकता है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। हैपनिंग हरियाणा की जगह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सम्मेलन का नाम होगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, ये खबर हैपनिंग हरियाणा से जुड़ी हुई खबर है। ये समिट जिससे कि हैपनिंग शब्द को हटाया जा सकता है, कहा जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसका नाम रखा जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह भी कि जो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे वो अब नहीं होंगे। तो हैपनिंग हरियाणा पर जाट आंदोलन का असर, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हैपनिंग हरियाणा ये शब्द भी इस समिट से हटाया जा सकता है। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। कई देशों के कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चूंकि अब नहीं होंगे इस सम्मेलन में। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। नीरज, क्या खबर है आपके पास हैपनिंग हरियाणा को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये प्रोग्राम था, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो विदेश दौरे थे उनकी काफी मेहनत थी इस पूरे प्रोग्राम को लेकर। हैपनिंग हरियाणा इसलिए रखा था क्योंकि जब मुख्यमंत्री विदेश दौरे में गए थे, ऐसे बहुत सारे हरियाणवी लोग जो थे, जो उद्यमी थे, उनको अपने यहाँ हरियाणा में जो है उद्योग लगाने के लिए जो है आमंत्रित किया था। लेकिन जाट आंदोलन के चलते ऐसे सभी जो है भारतीयों ने इस प्रोग्राम से दूरी बनाई है, जिसके चलते जो है हैपनिंग हरियाणा से ग्लोबल जो है इन्वेस्टर समिट इसका नाम जो है वो रखने का जो है अब प्रस्ताव रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लूटपाट हुई है, जिस तरह से जाट आंदोलन के चलते पूरा हरियाणा जो है वो जलती हुई भट्टी में झोंक दिया गया था, उसके चलते जो है जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे इन पर भी जो है रोक लगाई जा सकती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए लौटते हैं बड़ी खबर की तरफ। हम बात कर रहे हैं कथित मुरथल रेप मामले को लेकर जो गहमा गहमी देखने को मिल रही है, चाहे सड़क की बात की
करें कोर्ट के गलियारों की बात करें तो हर तरफ घमासान इस मामले को लेकर मचा हुआ। कुछ सवाल जो है वो अब इन हंगामों के बीच से निकल करके सामने आ रहे हैं कि पुलिस ने बिना जांच के क्यों तुरंत मामला दर्ज कर इसे जाट आंदोलन से जोड़कर मीडिया के सामने रख दिया। जब डीजीपी ने यह कहा था कि पीड़ितों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा तो इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आखिर क्यों विस्तार से इसकी जानकारी दी गई, ये कुछ बुनियादी सवाल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। अमित जी नमस्कार। ये क्या कहेंगे आप जो आज हमने देखा, चाहे दिल्ली के हरियाणा भवन के बाहर जगमती सांगवान और दूसरे सामाजिक संगठनों के लोग जो है वो विरोध कर रहे थे। सीधा आरोप ये लग रहा था कि जिस पुलिस की भूमिका पूरे आंदोलन के दौरान संदेह के घेरे में रही, उसी पुलिस अधिकारियों की बनी एक जांच कमेटी पर कैसे विश्वास किया जाए और सीबीआई से भी जांच कराने की मांग जो है वो उठ रही है। देखिए मैं शुरू दिन से ही कह रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है इस मामले में कि क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसमें टाइम भी चाहिए पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इतनी जल्दबाजी पुलिस को भी नहीं चाहिए कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दे। साथ में ये भी मैं कहूँगा कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं संगठन, और ये एक बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अधिकारी लोगों को धमका रहे हैं, गवाहों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। चलो ठीक है, ये बात मान ली उनकी। वो लोग तो डर जाएंगे, लेकिन ये संगठन उस पुलिस अधिकारी का पद या नाम क्यों नहीं ले रही है? ठीक है ना, ये एक बड़ा यक्स पर्सन है, क्योंकि एक संगठन है, उसके ऊपर सामूहिक जिम्मेवारी है। वो नाम भी बताए, पद भी बताए कि फला ऑफिसर इस तरह का बिहेव कर रहा है, तब बात आगे बढ़ती है। ये थोड़ी है कि आप वैसे ही आप नाम ले लो हवा में कि अधिकारी दबाव डाल रहे हैं। आप संगठन हैं, आप में शक्ति है, आप लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हो, तो आपको पुलिस का नाम लेने में क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, दूसरे रुख पे आते हैं हम। आपने एक बात कही कि डीजीपी का निर्देश था कि नाम सार्वजनिक ना किए जाएं। माफ कीजिए, डीजीपी का निर्देश नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो पीड़िता है, रेप पीड़िता या दुष्कर्म की पीड़िता या छेड़छाड़ की पीड़िता, उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। नहीं, डीजीपी ने कॉन्फ्रेंस में ये विश्वास दिलाया था। नहीं, विश्वास दिलाया था कि विश्वास दिलाया था उन पीड़ितों को अब कि आप सामने आए। हाँ, मेरी बात सुनिए, डीजीपी चाहे विश्वास दिलाएं या ना दिलाएं, अगर वो ऑर्डर जारी करें या ना करें, तो भी पुलिस किसी भी रेप पीड़ित के या जो अशोभनीय बात होती है स्त्री लज्जा के खिलाफ, तो पुलिस उसका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती। इसमें डीजीपी को आप छोड़ दीजिए, वो आदेश दें या ना दें वो अलग बात है। हाँ, इसमें थोड़ा सा पेंच है। अगर पीड़िता चाहे कि मेरा नाम आप बेशक ले सकते हैं, तो पुलिस स्वतंत्र है कि वो उसका नाम ले, क्योंकि उसमें उसकी कंसेंट होती है। तो इसका पता लगाना चाहिए कि क्या पीड़िता ने ये बात कही। मैं वापस आता हूँ नेहरा साहब, मैं वापस आता हूँ। मैं इसी मसले से आप पे एक सवाल और पूछना है मुझे। रेणु भाटिया जी हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता फोन लाइन पे। रेणु जी नमस्कार। रेणु जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। लेकिन नेहरा साहब, एक सवाल ये था इसी मामले से जुड़ा हुआ, जैसा कि आपको नहीं लगता है, जैसा कि एक सवाल ये भी है कि इस मामले को बड़ी ही जल्दबाजी के तरीके से, जैसा कि इसमें बार बार कहा जा रहा था कि हो सकता है ये देवर का नाम भी सामने आया, रिश्तेदारों की बात भी की गई, पारिवारिक मसला भी इसको कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपाधापी में इसे जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डीएसपी भी उसमें होती है, और उसको कहा जाता है जाट आंदोलन से जोड़ने की भी कोशिश इसको की गई। तो जल्दबाजी में प्रोजेक्ट करने के पीछे कहीं कोई और रीजन तो नहीं है, या इसको किसी और धारा में मोड़ने की कोशिश तो पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए भुवनेश, अगर ये दबाते, अगर सार्वजनिक ना करते, तो मीडिया देखिए जिस तरह दबाव में है पुलिस मीडिया के, तो फिर इस पे उंगली ज्यादा उठती। इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हाँ एक केस आया है और उसमें फैक्ट्स ये हैं, तो इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध मुझे तो लगती नहीं। आप प्रेडिक्शन किसी तरह भी कर सकते हैं, ये चैनलों का, प्रिंट मीडिया का विशेषाधिकार है कि वो किस तरह उसको पेश करे। देखिए, सूचना देना पुलिस की जिम्मेवारी बनती है और उन्होंने वो की है। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा था, ये जो एसआईटी का गठन हुआ है, ये कोर्ट के कहने के बाद और कथित मुरथल रेप मामले को लेकर ये गठन हुआ है, और अगर ये कोई गैंगरेप का, कोई रेप का मसला आता भी है, किसी थाने में दर्ज होता है, तो एसआईटी के प्रमुख अगर इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसकी गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है।
आप उसको कहीं ना कहीं उसी मामले से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि एसआईटी के प्रमुख उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका विस्तार, उसका वर्णन कर रहा है। मैं वापस लौटता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है नायरा साहब, लेकिन लौटेंगे, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। और चूंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं, अब पूरा मसला जांच कमेटी के अधीन में है। स्टेटस रिपोर्ट भी सरकार की तरफ से दाखिल की गई, रेप की कोई बात उस स्टेटस रिपोर्ट में नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट के भीतर से भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वकील थे, उनका ये कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शियों पर भी दबाव बनाने की कोशिश जो है वो कर रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिल्म्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिल्म्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिल्म्स हॉस्पिटल, nurturing life। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। ये न थी हमारी किस्मत की, विसाले यार होता। अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, ये गम अगर ना होता। 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कथित मुरथल रेप मामले की, जिसको लेकर लगातार, जैसा कि हम कह रहे हैं, सड़क पर भी विरोध आज देखने को मिला। तमाम सामाजिक संगठन दिल्ली के हरियाणा भवन के बाहर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने की। साथ ही साथ सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही। निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग इन संगठनों द्वारा की गई। वहीं कोर्ट में भी, जैसा कि आज हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की हरियाणा सरकार ने, उसमें किसी भी रेप के मामले की जानकारी स्टेटस रिपोर्ट में नहीं थी। वहीं पर, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और प्रत्यक्षदर्शियों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बात भी वकील ने कही है। अमित नेहरा साहब, एक सवाल ये भी है, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जो भी विरोध की आवाजें आ रही हैं उसमें पुलिस की भूमिका की ही सब लोग बात कर रहे हैं। ये इसलिए भी चूंकि ये हम और आप सब जानते हैं कि आंदोलन को, जिस तरीके से आंदोलन उग्र हो रहा था, उपद्रवियों को भी रोक पाने में पुलिस कामयाब नजर नहीं आई। तो पुलिस जो शुरुआती दौर से संदेह के घेरे में है और उसी के अधिकारी अगर जांच कमेटी में, तो कैसे एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद होगी? देखिए, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ। अगर वही एंगल लेते हैं, हाँ। क्योंकि जहां तक आप देखिए इस पूरे आंदोलन को, और कि एजिटेशन कब उग्र हुआ, एजिटेशन तभी उग्र हुआ जब पुलिस ने ज्यादती की। जहां भी आप कह लीजिए, जो रोहतक में हॉस्टल में रात को अगर डंडे ना मारे होते पुलिस ने, तो आग इतनी ना भड़कती। देखिए, वो तो एक भूतकाल हो गया, लेकिन अब वर्तमान की बात करते हैं। इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहिए कि हमने जो दोषी कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है। एक सौहार्दपूर्ण माहौल बने ताकि जो पीड़ित हैं वो आगे आए। हाँ। लेकिन आप क्या है कि डीजीपी को चेंज नहीं कर रहे हो, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। जो भी कंसर्न बड़े ऑफिसर हैं, मैं छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिपाही एसएचओ की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े अफसर जो सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, जब तक उनकी आप सस्पेंशन ना करोगे, टर्मिनेशन ना करोगे, तब तक माहौल कैसे बनेगा? ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्रवाई उन पे करनी चाहिए, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो भी सकता है। और देखिए, हमारी जो पुलिस है उसमें ये नहीं है कि सारे ऑफिसर भ्रष्ट हैं। बहुत ईमानदार आदमी भी हैं। बहुत से ऐसे अफसरों को जानता हूं मैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता उनमें है। लेकिन क्या है कि सरकार की इच्छा शक्ति हो बशर्ते, ठीक है ना। नहीं तो क्या है कि अभी तक जो संकेत गया है, क्योंकि डीजी पे कोई कार्रवाई ना होना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको शय मिली हुई है। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नेहरा साहब, लास्ट कॉमेंट आपसे चाह रहा हूँ इस सवाल के साथ, कि क्या केंद्र की अब भूमिका नहीं आनी चाहिए जांच के लिए? जैसे कमेटी बनाई गई है और आवाज उठ रही सीबीआई जांच की, आपको नहीं लगता कि एक जो स्थानीय पुलिस है, जो रीजनल पुलिस है, उस पर जिस तरीके से संशय या संदेह कर रहे हैं लोग, अब ये भूमिका है कि केंद्र को उसमें लाया जाए? देखिए, केंद्र की भूमिका तो शुरू से ही आनी चाहिए थी। जिस तरह से हरियाणा के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कोई ना कोई संदेश देंगे, कोई ना कोई अपील करेंगे, क्योंकि वो गुजरात के बाद हरियाणा को अपना दूसरा घर मानते हैं। वहां से अगर कोई रिएक्शन ना मिला तो देखिए उसमें क्या फ्रस्ट्रेशन होती है। और अभी तक जो सेंटर का रवैया रहा है हरियाणा को, दिल्ली में ये लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। इतना बड़ा एजिटेशन हो गया, इतने ज्यादा नुकसान हो गया, तो केंद्र की भूमिका बनती है कि उस स्थिति को संभाले, ठीक है ना। अगर नहीं संभालते हैं तो
ये एजिटेशन ऐसे ही दब के रह जाएगा। ठीक है, जो वास्तविक अपराधी है वो सामने नहीं आ पाएंगे। एक और सवाल, ये जो वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता को न्याय मित्र बनाया गया है, आपको क्या लगता है इससे थोड़ा सा बल मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एमिकस क्यूरी जो होते हैं हाँ। वो तभी काम करते हैं जब कोऑपरेशन मिले पुलिस का। जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि पुलिस कोऑपरेशन नहीं कर रही है, हाँ। तो वो तो क्या है कि न्याय दिलाने में मदद करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में इतनी ज्यादा भूमिका नहीं रहती। इन्वेस्टिगेशन तो एजेंसी ही करेगी, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो हरियाणा पुलिस हो। चलिए, बहुत शुक्रिया नेहरा साहब आपका इस तमाम बातचीत के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सड़क से लेकर कोर्ट तक हमने आज कथित मुरथल रेप मामले को लेकर घमासान होते देखा है। कई सारे डेवलपमेंट्स इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। हम वो डेवलपमेंट्स भी आप तक, अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सवाल अपने आप में अहम है कि जिस पुलिस को लेकर, जिस पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार संदेह जाहिर किया जा रहा है, उससे कैसे एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है। देखना होगा कि लगातार सरकार पर सीबीआई जांच का दबाव बन रहा है। क्या सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराती है? फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।